स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। कि जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आ जाते हैं बारिश थर्ड चैप्टर, जो कि है चतुर्भुज को समझना या फिर समझाना। ठीक है, चतुर्भुज क्या होता है, क्या होता है, ये चीज़ हमको समझना है। ठीक है, इस चैप्टर में नाम ही है चतुर्भुज को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। ठीक है, चतुर्भुज को समझना क्या है, किसमें हम समझेंगे चतुर्भुज क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, ठीक है, चतुर्भुज के जितने प्रॉपर्टी हैं वो सारी चीज़ें इसमें समझाए जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने इस चैनल पे क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ को अभी कंप्लीट करा रहे हैं और आगे क्लास 7, 9, 10 इन सारे क्लासे के भी वीडियो अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक है, जब तक हम समझेंगे नहीं, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जानना। ठीक है, जब तक हम बेसिक चीज़ों को जानेंगे नहीं क्वेश्चन करने से पहले, तो हम क्वेश्चन को लगा नहीं सकते ना। चलते हैं हम अब इंट्रोडक्शन की तरफ। कहाँ चलते हैं? चतुर्भुज को समझना है। इंट्रोडक्शन, चतुर्भुज होता क्या है, इस चीज को समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? समझना है क्या होता है क्या नहीं होता है। इंट्रोडक्शन करें। ठीक है, कि ये चतुर्भुज होता क्या है वो चीज हम देखते हैं। चतुर्भुज क्या होता है कि जैसे सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा यह होती है जैसे यहाँ से एक बिंदु से लेके दूसरी बिंदु, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी सरल रेखा ही होती है ना। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा। ये क्या है? सरल रेखा। जब सरल रेखा से मिलकर एक आकृति, बंद आकृति का निर्माण होता है, बंद आकृति का निर्माण होता है, तो वो क्या होता है? हमारा चतुर्भुज होता है। जैसे ये एक सरल रेखा है। ठीक है, तो एक सरल रेखा जब ये एक सरल रेखा हो गई और ये हो गया और ये क्या हो गया? हमारा चतुर्भुज हो गया। इसमें क्या है? 4 भुजाएं हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं? एक सरल रेखा, 2, 3, 4 सरल रेखाएं हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो, वो हमारा क्या होता है? चतुर्भुज होता है। जैसे ये एक आकृति दी हुई है। पहला आकृति क्या है? ये दिया हुआ है एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा सरल बंद वक्र है। क्या है ये? हमारा सरल बंद वक्र है। क्या है? सरल बंद वक्र है। एक आकृति तो ये है, और फिर इसके बाद दिया हुआ है दूसरी आकृति हमारी है, ये है दूसरी आकृति, ये हमारी दूसरी आकृति है। इसका क्या नाम दिया गया है? इसका क्या कहेंगे? बंद वक्र जो सरल नहीं है। क्या है? बंद वक्र जो सरल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और आकृति दी हुई एक ये दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है? सरल वक्र जो बंद नहीं है। क्या दिया है? सरल वक्र जो बंद नहीं है। ठीक है, और एक दिया हुआ है, एक आकृति और दी हुई है, उसको बना लेते हैं। ये ठीक है, ये क्या है? सरल वक्र नहीं है। ये क्या है? ये सरल वक्र नहीं है। ठीक है, अभी इन आकृतियों की हमें आगे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चनों में। ठीक है, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये सारी चीजें जानना जरूरी था। ठीक है, ये क्या है? सरल बंद वक्र है। ये क्या है? कि बंद वक्र जो सरल नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? सरल वक्र जो बंद नहीं है। और ये क्या है? सरल वक्र नहीं है। ठीक है, वक्र क्या हो? जो आकृति हल्की सी टेढ़ी हो। ठीक है, हल्की सी टेढ़ी हो, सीधी रेखा जब टेढ़ी हो जाए तो वो क्या होता है? वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, अब आगे चलते हैं, हम आगे समझेंगे
इसमें बहुभुज क्या होता है, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं बहुभुज क्या होता है, वो चीज हम देखते हैं क्या, ठीक है। अब हम समझते हैं बहुभुज क्या होता है, वो चीज हम देखते हैं। बहुभुज क्या होता है, ठीक है। बहुभुज क्या होता है वो चीज देखते हैं। केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। हम इसको लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे हम इसको, केवल रेखा खंडों से बना, केवल रेखा खंडों से बना वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभुज, बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या लिखा मैंने, केवल रेखा खंडों से, रेखा खंडों से बना वक्र क्या होता है, बहुभुज कहलाता है। क्या होता है, बहुभुज। अब जैसे देखते हैं, क्या ये देखिए, ये मैंने लिया आकृति एक, ठीक है। ये क्या, ये रेखाखंडों से बना हुआ है। देखते हैं रेखाखंड क्या होता है, ये रेखाखंड होता है। जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूं ए, मैंने इसका नाम दे दिया, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। क्या ये रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, बी सी भी एक रेखाखंड है, सी और डी भी एक रेखाखंड है, और ए और डी एक रेखाखंड है। तो वही कह रहा है केवल रेखाखंडों से बना वक्र बहुभुज कहलाता है, ठीक है। ये हमारा बहुभुज क्या कहलाता है, रेखाखंडों से बना वक्र, यानी कि आकृति, क्या, रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये हुआ एक रेखाखंड, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और ये चौथा हुआ, ठीक है। ये भी ए बी सी डी, क्या ये इसमें भी चार रेखाखंड हैं, 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, रेखाखंड है। रेखाखंडों से बना वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज। क्या बहुभुज समझ में आया, क्या चीज होता है बहुभुज, वो चीज होता है रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, बहुभुज का वर्गीकरण समझते हैं। बहुभुज कितने प्रकार का होता है, कितने बहुभुज होते हैं, ठीक है, वो चीज हम देखते हैं। बहुभुज का वर्गीकरण, क्या, बहुभुज का वर्गीकरण, बहुभुज का वर्गीकरण, क्या, बहुभुज का वर्गीकरण, बहुभुज का वर्गीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे कितने हमारे बहुभुज होते हैं, ठीक है। पहले वे क्या शुरू करते हैं हम, जैसे क्या एक से हमारा बहुभुज बनेगा, अगर एक रेखाखंड से बहुभुज बन सकता है, बिल्कुल नहीं। दो रेखाखंड लेंगे तो हमारी कोई आकृति नहीं, दो रेखाखंड लेंगे तो भी कोई आकृति हमारी नहीं बनेगी, वो भी नहीं होगा। तीन रेखाखंड मिनिमम जो है, तीन रेखाखंड जब हम लेंगे तो हमारा बहुभुज शुरू होगा। जैसे मैंने लिया भुजा, इधर लिख लेता हूं भुजा की संख्या, क्या, भुजा की संख्या, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मैंने अगर एक ले रहा हूं, एक रेखाखंड भुजा, अगर एक भुजा ले रहा हूं, ठीक है, तो हमारी कोई आकृति बनेगी, नहीं बनेगी। दो भी ले रहा हूं तो भी नहीं बनेगी। जब मैंने तीन लिया, तीन भुजा की संख्या ली, तो तीन से कोई आकृति बन रहा है, कोई बहुभुज बन रहा है तीन से, जी हाँ बिल्कुल बनेगा। देखिए मैं बनाता हूं, ये लिया एक भुजा, और ये हो गई हमारी दूसरी भुजा, और ये हो गई हमारी तीसरी भुजा, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया ए बी सी, ये क्या है हमारा, ये हमारा बहुभुज है। क्या है, बहुभुज इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये आकृति जो बन के आई है, ये हमारी बन के आई है त्रिभुज। क्या बन के आई है, त्रिभुज। क्या बन के आई है, तीन रेखाखंडों से मिलकर बना बहुभुज हमारा क्या होगा, त्रिभुज होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने चार रेखाखंड ले लिया, चार भुजा ले लिया, चार भुजाओं से क्या बनेगा, देखते हैं। चार भुजा, जैसे चार भुजा ले लिया, एक हो गया, दो हो गया, ठीक है,
और ये 3 और ये 4, मैंने 4 रेखाखंड लिया। क्या लिया? 4 रेखाखंड लिया। 4 रेखाखंड जब लिया तो वो आकृति जो बन के आ रही है वो कौन सी आकृति बन के आ रही है? वो आकृति बन के आ रही है चतुर्भुज। क्या बन के आ रहा है? चतुर्भुज। जब हमने 4 रेखाखंड लिया, जब हमने 4 रेखाखंड लिया तो हमारा क्या बन के आ रहा है? चतुर्भुज बन के आ रहा है। उसी तरह जब मैंने 5 रेखाखंड को लिया, 5 रेखाखंड लेते हैं हम, ठीक है, 5 लेंगे तो मैंने जैसे ले लिया 1 2 और ये 3 और ये 4, इन दोनों को मिला देंगे 5। ये क्या हो जाएगा? हमारा पंचभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचभुज। ठीक है, पंचभुज हो गया। ठीक है, 5 आकृति, 5 मैंने रेखाखंड लिया, 5 रेखाखंड लिया तो पंचभुज आ गया। अब उसी प्रकार से 6 रेखाखंड अगर लेंगे, 6 रेखा लेंगे हम, 6 रेखा से मिलके क्या हमारा बनेगा वो देखते हैं। 6 रेखा लेंगे, 1 2 3 और ये गया 4 और ये गया 5 और ये आया 6। तो 6 से मिलके बना, इसको हम कहते हैं षठभुज। क्या कहते हैं? षठ। ये 6 आकृति है। ठीक है, 6 रेखाखंड से क्या बना? षठभुज बना। क्या बना? षठभुज। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। आगे कितना बनेगी वो चीज़ देखते हैं। मैंने 6 तक ले लिया। ठीक है, 6 तक हमारा क्या हो गया? षठभुज हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम, इसको मिटाकर आगे चलते हैं। 6 तक मैंने देख लिया, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिया, अब 7 लेता हूँ मैं। ठीक है, 7 भुजा लेता हूँ। 7 से क्या बनेगा? वो बनेगा सप्तभुज। क्या बनेगा? सप्तभुज। 7 से बनाते हैं। देखिए देखिए, जैसे मैंने लिया 1 2, ठीक है, ये हुआ 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे 4, और फिर हम इसको लेके आएंगे नीचे यहाँ तक 5, और ये हो गया 6। ठीक है, और इसको दोनों को मिला देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7। ये क्या हो जाएगा? हमारा सप्तभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा? इसको क्या बोलेंगे हम? सप्तभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? सप्तभुज। उसके बाद हम और ले लेते हैं, जैसे 8 भुजा लेंगे तो 8 भुजाओं से क्या बनेगा? हमारा अष्टभुज बनेगा। क्या बनेगा? अष्टभुज बनेगा। ठीक है, अब जैसे लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7। यहाँ से थोड़ा सा घुमा के पहले इसको हम सीधा लाएंगे, और यहाँ से हल्का सा घुमाया ऊपर में, और फिर इन दोनों को दिया मिला। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? जैसे मैं नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्या है? 8 भुजाएं हैं। ठीक है, तो 8 भुजाएं हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अष्टभुज। ठीक है, अष्टभुज। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे आगे भी जाएगा, 9 10 11 12 13, तो क्या जाएगा? यन तक जाएगा। कितनी भी भुजाएं जाएंगी, जितनी बड़ी आकृति आप बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा भुजाएं उस आकृति के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे इसमें इतनी बड़ी आकृति में 8 भुजा बनाने में समस्या हुई। ठीक है, तो आप जैसे हमें और बड़ी आकृति बनाएंगे तो उसमें हम 8 भुजा आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो ये बहुभुजों का संख्या होती है, बहुभुजों की संख्या जो होती है वो अनंत होती है, कोई सीमा नहीं होती है कितने बहुभुज होते हैं। ठीक है, वो अनंत होती हैं। ठीक है, कितनी भी, 9 10 11 12 15 20, अनंत तक, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बहुभुजों का वर्गीकरण हुआ। तो बहुभुज जो है वो कितने भी होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। बहुभुज के बाद आगे चलते हैं, क्या चीज़ समझेंगे हम? अब हम समझते हैं विकर्ण को। क्या समझते हैं? विकर्ण क्या होता है? ठीक है, डायगोनल। क्या पढ़ेंगे अब हम? डायगोनल। विकर्ण क्या होता है वो चीज़ हम समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, वो चीज़ देखते हैं। विकर्ण क्या होता है? किसी आकृति के कोई भी बहुभुज है। ठीक है, कोई भी बहुभुज है, उसकी 2 भुजाओं को
आपस में जोड़ने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसी का नाम जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं लिखा देता हूं। विकर्ण हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण मैंने बताया कि किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने से रेखाखंड बहुभुज को दो शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे हम समझते हैं, फिगर समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये एक आकृति ले लिया, एक बहुभुज ले लिया, ठीक है, एक बहुभुज लिया मैंने, ठीक है, और इनके जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, ठीक है। अब क्या है कि अब इनके किन्हीं दो शीर्ष क्या है, इनके चार शीर्ष हैं, 1 2 3 4 शीर्ष हैं, क्या है, किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड। अब जैसे मैंने किन्हीं दो शीर्षों को मिला दे रहे हैं, जैसे ए और सी को मिला दे रहे हैं, तो ये मैंने इससे मिला दिया, ये क्या हुआ, मैंने मिला दिया, ठीक है। तो जो रेखाखंड प्राप्त हुई, ए और सी जो रेखाखंड प्राप्त हुए, इसी का नाम है क्या, इसी का नाम क्या है, विकर्ण है, क्या है, विकर्ण, ठीक है, इसी का नाम विकर्ण है। और यहाँ से बी और डी को भी हम मिला सकते हैं, ठीक है, बी और डी को अगर हम मिलाएंगे तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक विकर्ण ही है, ठीक है। वही चीज विकर्ण क्या होता है, विकर्ण किन्हीं भी बहुभुज का, ठीक है, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उनके दो शीर्षों को आपस में मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जो है वो बहुभुज का, वो क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एक आकृति और ले लेते हैं, उससे समझते हैं। एक आकृति मैंने लिया पंचभुज, क्या लिया, जैसे मैंने ये पंचभुज बनाया था ना, ठीक है, तो ये हो गया मेरा पंचभुज। इसमें देखते हैं कितने विकर्ण हैं, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। जैसे मैंने ये बी सी डी और ई, इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं, सॉरी, भुजाएं भी 5 हैं और शीर्ष भी 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब किन्हीं भी दो शीर्षों के मिलाने से क्या होता है, हमारा जो रेखाखंड प्राप्त होता है वही विकर्ण होता है। अब जैसे मैंने ए और सी को मिला दिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए और सी को जैसे मिलाया मैंने, ये भी हमारा एक विकर्ण है। और ए और डी को भी तो मिला सकते हैं, ए और डी को भी मिला दिया मैंने, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, विकर्ण है। और बी और डी को भी तो मिला सकते हैं हम, ठीक है, बी और डी को मिला दिया। और सी और ई को भी तो मिला सकते हैं, सी और ई को भी मिला दिया मैंने, ठीक है, और बी और ई को भी मिला दिया, ठीक है, बी और ई को मिला दिया। तो इसमें कितनी विकर्ण है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 विकर्ण है इसमें, ठीक है। इससे आकृति में 5 विकर्ण बन गए, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई। विकर्ण क्या होती है, किन्हीं भी बहुभुज की दो शीर्षों को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, ठीक। अब आगे हम समझते हैं विकर्ण के बाद क्या है हमारे, इसमें उत्तल और अवतल बहुभुज हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ये दो चीज जानना जरूरी है। एक्सरसाइज 3.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो है उसको सवाल को सॉल्व करने के लिए इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है, तभी हम उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम समझते हैं क्या, आगे हम समझते हैं उत्तल और अवतल के बहुभुज, ठीक है, उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है। ये चीज भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है, तो हम इसको कैसे समझेंगे, हम इसको आकृति से ही समझते हैं, ठीक है। आकृति से सबसे पहले हम उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है वो चीज जानने के लिए आकृति पहले हम बनाते हैं, ठीक है। कुछ जैसे लिया मैंने एक षठभुज लिया, क्या लिया, षठभुज बोले तो 6 भुजाएं वाली रेखा आकृति ले ली, ठीक है, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। और एक मैंने ले लिया चतुर्भुज, ठीक है, एक मैंने ले लिया 4 भुजाओं वाली 4 रेखाखंडों वाली आकृति, 4 रेखाखंडों वाली आकृति मैंने लिया, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज। और एक आकृति हम ले लेते हैं, एक चतुर्भुज और ले लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया एक चतुर्भुज ये, ठीक है।
और मैंने ले लिया एक अष्टभुज 8 भुजाओं वाली आकृति, ठीक है। ये लिया, ये लिया, ये लिया, फिर उसके बाद ये लिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये लिया। उसी प्रकार से इधर भी एक यूं, ठीक है, और यूं। ये क्या हो गई हमारी 8 भुजा। ठीक है, और आकृति लेते हैं हम इसमें। जैसे मैंने एक ले लिया आकृति, ये क्या ले लिया आकृति, ये ले लिया मैंने, एक आकृति ये ले ली मैंने। और मैं जैसे एक आकृति और ले लेता हूँ, एक ये सीधा नहीं है, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, आकृति ले ली, ठीक है। अब जैसे ये सारी आकृतियां हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां, ठीक है। अब इनसे समझते हैं क्या होता है अवतल बहुभुज क्या होता है, और सॉरी उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होता है, वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। वो चीज़ हम समझते हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखते हैं, समझते हैं कैसे समझेंगे। अब ये उत्तल बहुभुज क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। जैसे ये 2 आकृति है, ठीक है, ये 4 आकृति हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उत्तल बहुभुज वो चीज़ होता है, उत्तल बहुभुज वो चीज़ होता है जिनके विकर्ण जो होते हैं वो आकृति के अंदर होते हैं। सीधी सीधी बात है कि जिनके विकर्ण आकृति के अंदर होते हैं, कोई भी विकर्ण जो है वो बाहरी भाग में ना हो, ठीक है। कोई भी विकर्ण, जैसे विकर्ण क्या होता है, 2 भुजाओं को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण होता है। तो उत्तल बहुभुज वो होते हैं कोई, ठीक है, जो आकृति है उसके अंदर विकर्ण हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, उत्तल बहुभुज होता है। जैसे देखिए इसमें देखते हैं हम, इसमें समझते हैं, इसमें क्या हमारा रेखाखंड जो है, वो रेखाखंड जो हम बना रहे हैं वो आकृति के अंदर है कि नहीं है, ठीक है, आकृति के अंदर है हमारा रेखाखंड। तो ये क्या है हमारा, ये जो फिगर है ये हमारा किसका है, ये फिगर जो है हमारा उत्तल बहुभुज का है, ठीक है, उत्तल बहुभुज का है। अब जैसे क्या कहा कि विकर्ण जो है, मैंने क्या कहा, विकर्ण जो है आकृति के बाहर ना हो, आकृति के अंदर हो। जैसे ये है, जैसे ये एक बहुभुज है, इस बहुभुज में जो विकर्ण है देखिएंगे, जैसे ये होगा एक विकर्ण, ये होगा। अब ये भी तो एक रेखाखंड ही है ना, ये भी तो दो बहुभुज के 2 शीर्षों को जोड़ रहा है ना, 2 शीर्षों को तो ये भी जोड़ रहा है और 2 शीर्षों को तो ये भी जोड़ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये जो रेखाखंड है ये आकृति के बाहर बनी है, तो ये इस वजह से क्या हो जाएगा, अवतल, क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारी उत्तल बहुभुज हो जाएगा, ठीक है, उत्तल बहुभुज क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज। ओके, तो जैसे देखिए अभी ये आकृति है, इसमें देखेंगे इसका जो है रेखाखंड जो 2 शीर्षों को हम जोड़ रहे हैं, 2 शीर्षों को जोड़ रहे हैं, तो वो रेखाखंड जो है वो आकृति के अंदर है, वो इस आकृति के अंदर है। तो जैसे देखिए ये मैंने रेखाखंड जोड़ दिया, तो ये क्या इस आकृति के अंदर है, तो इस वजह से ये भी क्या है, उत्तल बहुभुज है, क्या है, उत्तल बहुभुज है, क्या है, उत्तल बहुभुज। और जैसे ये है, देखिए ये एक आकृति है, इसमें इसके भी 2 रेखाखंड है ना, जैसे ये इसमें नाम दे देते हैं A B C D। मैंने क्या कहा, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण को मैंने परिभाषा थी कि 2 शीर्षों से जोड़ने के, 2 शीर्ष को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो 2 शीर्ष इसमें भी हैं, D और C भी है, तो D और C को जो जोड़ रहे हैं हम, तो ये भी एक तो प्राप्त रेखाखंड ही है ना, तो ये भी हमारा एक क्या होगा, विकर्ण ही है।
लेकिन क्या है ये हमारा अवतल बहुभुज है। क्या है ये हमारा अवतल बहुभुज है। क्या हमारा अवतल बहुभुज है। क्या हमारा अवतल बहुभुज, ठीक है। तो ये सारी आकृतियां जो है, ये सारी आकृतियां जो है 1 2 3, ये क्या है अवतल बहुभुज के उदाहरण है। और उत्तल बहुभुज के ये चारों आकृतियां जो है उत्तल, सीधा सीधा सी बात है। उत्तल बहुभुज वो चीज होंगे जैसे कोई भी आकृति हो, ठीक है, उसके अंदर विकर्ण रहेंगे, बाहर जो है विकर्ण नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वो हमारा होगा उत्तल बहुभुज। और जैसे कोई भी आकृति हो उसके विकर्ण अगर बाहर बन रहे हैं, ठीक है, इसमें अंदर भी है, अंदर भी एक विकर्ण है, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक है, दोनों तरफ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी अंदर की तरफ विकर्ण है, ठीक है, अंदर की तरफ विकर्ण है, दो भुजाओं को हम जोड़ रहे हैं तो अंदर की तरफ भी है हम विकर्ण, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसी आकृति जिसकी विकर्ण जो है वो बाहर हो, बाहर अगर हो रहा है, एक भी विकर्ण जो है बाहर बन रहा है तो वो हमारा अवतल बहुभुज होगा, ठीक है। तो जो उत्तल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज में एक भी विकर्ण जो है वो बाहर नहीं जाएगा आकृति के, वो अंदर ही रहेगा, ठीक है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। इसमें भी जितने भी, चाहे कोई भी दो शीर्षों को आपस में जोड़ दो वो अंदर ही रहेगा, कोई भी दो शीर्षों को, ठीक है। तो हमारा ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, उत्तल के हैं, उत्तल बहुभुज के हैं, और वो सारे एग्जाम्पल अवतल बहुभुज के हैं। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़े। आगे हमारा है, आगे हम चलते हैं, तो आगे हम सम तथम, अब आ जाता है सम बहुभुज और विषम बहुभुज क्या होता है, वो चीज़ हम समझते हैं। अब इसके बाद सम बहुभुज और विषम बहुभुज, ये सारी चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.1 के जब क्वेश्चन करने जाएंगे, अगर ये सारे क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हमें नहीं याद रही होंगी, ठीक है। अब जैसे उसमें आकृति दे उठेगी हमें क्वेश्चन में, और उसमें पूछेगा उत्तल बहुभुज का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप कैसे जानेंगे जब आपको पहले बताया नहीं रहेगा क्या होता है उत्तल बहुभुज और क्या होता है अवतल बहुभुज, तो आप बता नहीं सकते ना। इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस वजह से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम आ जाता है सम तथा विषम बहुभुज क्या होता है, वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। सम तथा विषम बहुभुज, एक चतुर्भुज लेता हूँ, इससे समझता हूँ। ये मैंने ले लिया आयत, क्या ले लिया आयत। हम क्या समझ रहे हैं, कोण किसका, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, ए बी सी डी। आपको इतना तो पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है। इतना तो पता है ना। इस चीज़ को अगर नहीं पता तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब हम निकालेंगे चतुर्भुज के कोणों का मान, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा आयत है, ठीक है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि एक डायगोनल डाल देते हैं, ठीक है, एक विकर्ण, ठीक है, दो शीर्षों को हम आपस में मिला देते हैं। जैसे मान लिया, चलो मैंने इसको मिला दिया, बी और डी को हम मिला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बी और डी को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, आपस में बी और डी को मिला दिया, ठीक है। तो अब बताइए ये दो भागों में बट गया कि नहीं, ये आकृति जो हमारा रेक्टेंगल था वो दो भागों में बट गया कि नहीं, दो भागों में बट गया। देखिए, जैसे पहला भाग हो गया हमारा, ये हो गया पहला भाग हमारा, ये हो गया, ठीक है, ए डी बी, एक तो ये हो गया। और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सी बी, और ये हो जाएगा बी डी ए। जैसे ये क्या था कि रेक्टेंगल था, आयत था, मैंने इसको एक डायगोनल डाल के दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बताइए, ये जो है ए बी डी, क्या ए बी डी, क्या सॉरी, ये हमारा ए बी डी, इसका मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जैसे
बी डी सी, इसका मान कितना हो जाएगा? तो वो भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ये त्रिभुज भी है, ये भी त्रिभुज है, तो हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों त्रिभुज को क्या किए हैं जान लो, यहाँ पे जोड़ दिए हैं। जोड़ दिए हैं तो क्या करेंगे हम, तो त्रिभुज को जोड़ा हुआ है, देखिए ए बी डी प्लस का बी सी डी, और इसका मान कितना है? इसका मान भी 180 डिग्री है, और इसका मान भी कितना है? 180 डिग्री है। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360। तो 360 कहने का मतलब अब निकल के आ गया ना हमारा, चतुर्भुज के कोणों के मान, सभी कोणों के मान जो होते हैं वो 360 होता है। ठीक है, चतुर्भुज के क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री कैसे आया वो मैंने चीज़ बता दी है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो जब कोई भी चतुर्भुज हो उसको हम दो भाग में आराम से बांट सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हमारा चतुर्भुज का कोणों का मान जो है वो हमारा चारों कोणों का मान, इसका 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 और इसका, तो कितना हो जाएगा? वो हमारा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ख़त्म होते हैं 3.1 के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट जितना बताया मैंने, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन खुद ही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती रहेंगी तो आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो आगे हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 3.1 के यही चतुर्भुज को समझाना का जो पहला एक्सरसाइज है उसके सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज। बहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज क्या होता है वो चीज़ जानेंगे। ठीक है, समबाहुभुज क्या होता है वो चीज़ हम जानेंगे। जैसे समबाहुभुज, एक समबाहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। कहने का मतलब है एक समबाहुभुज जो होता है उसके कोण, जो भी बहुभुज होगा उसके कोण और भुजाएं दोनों आपस में बराबर होंगी। क्या होंगी? अगर लिखना चाहो तो लिख देते हैं समबाहुभुज। अब समबाहुभुज अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समबाहुभुज वे होते हैं जिनके भुजाएं और कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या? ठीक है, हम सीधा से लिख देते हैं, समबाहुभुज वे होता है, समबाहुभुज के भुजा और कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही? समबाहुभुज क्या होता है? मैंने कहा कि समबाहुभुज के सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सारे कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे, तो हमारा क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए मैं लेता हूं वर्ग लिया। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया वर्ग। क्या लिया? उदाहरण के लिए वर्ग लिया। वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये और ये क्या है? ये हमारा वर्ग है। मैंने ले लिया A B C और D। इसका क्या है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्या? ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी कि ये चारों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो ये क्या है? हमारा
सम बहुभुज है और इसके कोण जो होते हैं वो भी समान होते हैं। ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। क्या होता है सम बहुभुज, क्या होता है वो चीज़ मैं बताना कि जैसे जिनकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में बराबर हो, वही होता है हमारा सम बहुभुज। जैसे मैंने एक और आकृति ले लिया समबाहु, ये तो हमारा वर्ग है, ठीक है, और मैंने ले लिया समबाहु त्रिभुज। क्या ले लिया? समबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने। समबाहु त्रिभुज का आकृति बनाएंगे, वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है, क्या हो? सारी भुजाएं आपस में बराबर हों। तो जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। कहने का मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? वो होता है हमारा 180 डिग्री। पिछली कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का मान, ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये तीनों का योग जो होता है वो हमारा 180 होता है। तो 180 को हम 3 से डिविजिबल करेंगे तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। 3 से जब इसको काटेंगे हम, इसको बढ़ जाएगा कितनी बार में? 6 बार में जाएगा। तो 3 6 18। तो कहने का मतलब ये भी हमारा 60 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। तो तीनों कोण जो है आपस में बराबर हैं और तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमारा सम बहुभुज का है। किसका है? सम बहुभुज का है। किसका है? सम बहुभुज का, ठीक है, सम बहुभुज का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, षठभुज, 6 भुजाएं वाली रेखा ले लेते हैं। 6 भुजाओं वाली रेखा जैसे ले लेते हैं, 6 भुजाओं वाली आकृति, 6 भुजाओं वाली आकृति ये लिया मैंने, ठीक है, ये लिया और ये ली। अब इसकी भी आपस में सारी भुजाएं बराबर है, ये सारी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं और इनके कोण भी जो है आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये भी हमारा सम बहुभुज के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे विषम बहुभुज क्या होता है वो चीज़ हम बताते हैं आपको। विषम बहुभुज वो क्या होते हैं वो चीज़ देखते हैं। इनके क्या है कि विषम बहुभुज के जो कोण हैं, ठीक है, कोण आपस में बराबर होंगे और नहीं भी होंगे, ठीक है, और भुजा और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल में आकृति लेता हूँ, वो चीज़ लेता हूँ क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया आयत जानते हैं ना? आयत क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? आयत के जो होते हैं वो आमने सामने की भुजा है, ये इसकी बराबर है, ये वाली ए बी सी और डी। ए बी जो है वो डी और सी के बराबर है। ये दोनों भुजाएं, ये जितनी लंबी है उतनी लंबी ये भी है। तो कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं आपस बराबर है, आमने और सामने की भुजा बराबर है, और जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये भी है। इसके मतलब ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारा आपस में दोनों बराबर हैं, डी ए और सी बी, ठीक है। तो कहने का मतलब अब इसमें जो कोण है ये भी सारे के सारे कोण जो है आपस में बराबर है, सारे के सारे कोण इसमें भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? इसमें कहा कि सारे के सारे कोण तो बराबर होंगे लेकिन जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा विषम बहुभुज होता है। क्या होता है? विषम बहुभुज क्या होता है वो चीज़ समझ में आया? विषम बहुभुज की भुजा जो होती है, नाम से ही है विषम बहुभुज, भुजाएं जो है वो आपस में बराबर नहीं होंगी, कोण जो है वो आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? आगे वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एक समकोण त्रिभुज ले लिया। क्या ले लिया? एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इसका नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। क्या है ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर नहीं। समकोण त्रिभुज की क्या होती है? तीनों भुजाएं आपस में अभी मैंने पिछले समबाहु त्रिभुज पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समकोण में जो होती हैं वो तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो और ये जो है ये 90 डिग्री होता है। इन दोनों का मान जो है वो इसके लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, जो इतनी लंबी कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, तो उन दोनों को डिपेंड करता है इन दोनों के कोणों के मान। इनके कोण भी आपस में, इनके कोणों का मान भी आपस में समान नहीं होता है। इसमें कोणों का मान तो आपस में समान है, लेकिन इस आकृति में कोणों के मान आपस में समान नहीं है। तो ये भी हमारा एक क्या है?
विषम बहुभुज की एग्जाम्पल है। क्या ये हमारा विषम बहुभुज का एग्जाम्पल है, विषम बहुभुज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब सम बहुभुज और विषम बहुभुज ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं। तो अब मैं आगे चलता हूं। कोण क्या चलते हैं, कोण क्या, कोण योग गुणधर्म, एक चीज और बताना है, कोण योग गुणधर्म। उसके बाद हम सीधा आएंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, एक्सरसाइज 2 इसमें जितने भी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता दिया हूँ। प्रॉपर्टी जानना जरूरी था, अगर प्रॉपर्टी आप जानेंगे नहीं तो आप क्वेश्चन लगा नहीं सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम क्या, अब कोण योग गुणधर्म, क्या कोण योग गुणधर्म क्या होता है वो चीज हम जानते हैं। ठीक है, तो वो चीज क्या है, कोण योग गुणधर्म। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में क्या, अब वही चीज, एक चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों का मान कितना होता है, वही चीज हमको समझना है। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में मैंने आपको अभी बताया, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होगा, वही चीज हमको समझना है। तो हम एक आकृति बनाते हैं। ठीक है, एक आकृति मैंने बनाया, वो मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया, चलो एक चतुर्भुज लेता हूं, इससे समझता हूं। ये मैंने ले लिया आयत, क्या ले लिया, आयत। हम क्या समझ रहे हैं, कोण किसका, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, ए बी सी डी। आपको इतना तो पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इतना तो पता है ना, इस चीज को अगर नहीं पता तो आप इस चीज को लिख लीजिए। ठीक है, तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अब हम निकालेंगे चतुर्भुज के कोणों का मान। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा आयत है। ठीक है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि एक डायगोनल डाल देते हैं। ठीक है, एक विकर्ण, ठीक है, दो शीर्षों को हम आपस में मिला देते हैं। जैसे मान लिया, चलो मैंने इसको मिला दिया, बी और डी को हम मिला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बी और डी को हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, आपस में बी और डी को मिला दिया। ठीक है, तो अब बताइए ये दो भागों में बट गया कि नहीं, ये आकृति जो हमारा रेक्टेंगल था वो दो भागों में बट गया कि नहीं, दो भागों में बट गया। देखिए, जैसे पहला भाग हो गया हमारा, ये हो गया पहला भाग हमारा, ये हो गया। ठीक है, ए डी बी, एक तो ये हो गया, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सी बी, और ये हो जाएगा बी डी ए। जैसे ये क्या था कि रेक्टेंगल था, आयत था, मैंने इसको एक डायगोनल डाल के दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बताइए, ये जो है ए बी डी, क्या ए बी डी, क्या सॉरी, ये हमारा ए बी डी, इसका मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब जैसे बी डी सी, इसका मान कितना हो जाएगा, तो वो भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ये त्रिभुज भी है, ये भी त्रिभुज है, तो हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज को क्या किए हैं, जान लो, यहाँ पे जोड़ दिए हैं। तो क्या करेंगे हम, तो त्रिभुज को जोड़ा हुआ है, देखिए ए बी डी प्लस का बी सी डी, और इसका मान कितना है, इसका मान भी 180 डिग्री है, और इसका मान भी कितना है, 180 डिग्री है। तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। तो 360 कहने का मतलब अब निकल के आ गया ना हमारा, चतुर्भुज के कोणों के मान, सभी कोणों के मान जो होते हैं वो 360 होता है। ठीक है, चतुर्भुज के
क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 'कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री कैसे आया वो मैंने चीज़ बता दी है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो जब कोई भी चतुर्भुज हो उसको हम दो भाग में आराम से बांट सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हमारा चतुर्भुज का कोणों का मान जो है वो हमारा चारों कोणों का मान इसका 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 और इसका, तो कितना हो जाएगा, वो हमारा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ख़त्म होते हैं 3.1 के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट जितना बताया मैंने, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन खुद ही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती रहेंगी तो आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो आगे हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 3.1 के यही चतुर्भुज को समझाना का जो पहला एक्सरसाइज है उसके सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज।